तो बच्चों आज अपना जो टॉपिक है वो वेव का लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ा था। तो स्टैंडिंग वेव अगर हम लोग वाइब्रेशन स्ट्रिंग पर कराते हैं तो उनके बीच में भी कुछ स्टैंडिंग वेव ही बना करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ लूप्स अलग अलग हो जाया करते हैं, तो उससे ही कुछ मिलती जुलती हुई चीज़ें हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव्स ऑन द स्ट्रिंग, क्योंकि इससे ही ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वेव ऑन स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं बेटा। तो देखते हैं। तो टॉपिक इज वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। देखते हैं क्या होगा, ध्यान देते हैं। तो इसमें है क्या, समझते हैं बेटा। देखो, अगर मान लो दो एंड पर कोई एक स्ट्रिंग है वो फिक्स है, ठीक है। तो अगर फिक्स है तो स्टैंडिंग वेव इसमें बनेगी। पहली बात तो इसमें क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज, स्टैंडिंग वेव तब बना करती थी जब कोई एक वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चले और दूसरी वेव उसी से अपोजिट डायरेक्शन में आए, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और दोनों आकर के एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दें और इनके एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपन लोग सेम रखते हैं, तो स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाती थी। तो समझ लेते हैं पहले कि सबसे पहली बात तो हम लोग स्ट्रिंग की बात करेंगे, उसमें जो वाइब्रेशंस होंगे तो वहाँ स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो पहला पॉइंट तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव इसमें फॉर्म होगी, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग। वाइब्रेशन का मतलब है यहाँ स्टैंडिंग वेव बनेगी। और अगर ये स्टैंडिंग वेव बनेगी तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन लोग स्टैंडिंग वेव है कैसी है। अगर हम लोग यहाँ पर वेव बनाएंगे तो वो वेव ट्रेवल भी करेगी स्ट्रिंग के ऊपर, ट्रेवलिंग ऑन स्ट्रिंग। कुछ दो वेव होंगी, वो एक दूसरे के वो दो वेव होंगी, वो ट्रेवल करेंगी। और ट्रेवल कैसी वेव करेंगी, जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा सेम होगी, एम्पलीट्यूड भी लगभग हम लोग सेम लेते थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड सेम, बट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज अपोजिट। तो ऐसी वेव्स होंगी जिनमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होगा, अपोजिट होगा, ट्रैवलिंग वेव होंगी, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड अपन लोग सेम लेकर के चलेंगे। तो जब वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगी तो स्टैंडिंग वेव बनेगी। और इसी में अगर मैं इस पर जो स्टैंडिंग वेव बन रही है और मैं इस स्ट्रिंग को जिसके ऊपर स्टैंडिंग वेव बन रही है उसे फिक्स कर दूं दो एंड पर, तब क्या होगा ये चीज देख लेते जाकर के। क्योंकि पहले भी अगर हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव देखी थी तो यही मान के चले थे जहां नोड बनते थे वो तो फिक्स पॉइंट हुआ करता था, उससे आगे एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो पाया करता था। तो कुछ इस तरीके का होगा, समझो। मान लो एक ये एंड है, एक ये एंड हो गया, एक ये दूसरा एंड हो गया। ये दोनों फिक्स्ड एंड है, ये भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड एंड, और ये भी फिक्स है। इसके बीच में ये स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में वाइब्रेशन दिए, जैसे वाइब्रेशन दिए किसी भी चीज से दे सकते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क से दे सकते हैं। तो जैसे इसमें अभी आगे बताऊंगा बेटा ट्यूनिंग फॉर्क क्या होती है। जैसे इसमें वाइब्रेशन दिए, मान लो ये वाइब्रेशन दिया, एक पल्स ऐसे जनरेट हुई और ये पल्स ऐसे भागती हुई गई, आगे चलती गई, इधर टकराई। अब ये भी फिक्स्ड एंड है यानी रिजिड है, तो यहां से भी क्या होगी, एक पल्स ऐसे होती आएगी इधर से अपोजिट डायरेक्शन से। तो ये वाली पल्स तो इधर चल रही थी और ये वाली पल्स तो बेटा इधर चल रही थी। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगी तो सुपर इम्पोज करने के बाद में, अच्छा ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पल्स चलेगी, हम कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी इसे देते हुए चले जा रहे हैं, तो एनर्जी लगातार इसकी बढ़ती हुई चली जाएगी। क्यों लगातार एनर्जी बढ़ती हुई चली जाए, क्योंकि इन वाले एंड से एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। अब अगर यहां से ये दोनों वेव आई, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज की, तो मैंने स्टैंडिंग वेव में बेटा पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्टैंडिंग वेव कैसे बना करती थी, जब दो इक्वल एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की दो वेव चला करती थी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, और एक दूसरे के ऊपर अगर वो सुपर इम्पोज कर जाती थी तब बनती थी अपने पास में स्टैंडिंग वेव। तो यानी यहां पर भी एक स्टैंडिंग वेव बनेगी। मैंने मान लिया कि जो स्टैंडिंग वेव बन रही बालक, वो स्टैंडिंग वेव में केवल एक ही लूप नहीं है, बहुत सारे लूप हो सकते हैं। मान लो, ध्यान देते हैं, मैं ये बोल दूं कि ये देखो, ये दो एंड हो गए,
ये दो एंड हो गए, एक एंड ए और एक एंड ई हो गया। अब यहां पर मैंने कहा ये ऐसे करके इस स्ट्रिंग के ऊपर स्टैंडिंग वेव बनी। मैंने कहा एक लूप नहीं है, बहुत सारे लूप ऐसे, nth लूप है। मैंने कहा यहां पर देयर इज n लूप, देयर आर n लूप्स, n लूप्स, यहां पर n लूप है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि भाई स्ट्रिंग की तो लेंथ है l, इसमें भी लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझो, जब भी ये स्टैंडिंग वेव बनी थी तो ये जो फिक्स्ड एंड थे, इस फिक्स्ड एंड पर हमेशा, फिक्स्ड एंड का मतलब हिंज हो गया, तो हिंज वाले पॉइंट पर तो हमेशा नोड बने थे और नोड वाले पॉइंट के पास में कोई भी एनर्जी नहीं थी, यानी ना तो ये ऊपर जा रहे थे ना ये नीचे जा रहे थे। अच्छा, अगर ये ऊपर या नीचे जा रहे होते बालक तो क्या होता, जैसे अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता तो कोई दूसरा जो इसका पार्टिकल होता स्ट्रिंग का, वो इसे नीचे की तरफ लाने की कोशिश करता, यानी इधर आगे वाला या इस तरफ वाला इसे नीचे की टेंशन की वजह से नीचे की तरफ लाने की कोशिश करता, और नीचे की तरफ अगर लाने की कोशिश करता तो कुछ एनर्जी डिसिपिएट हो जाती। तो यहां पर ऐसा है ही नहीं, यानी इससे इसके बीच में एनर्जी ट्रांसफर तो हो रही है यहां से यहां तक, लेकिन ये एनर्जी फिर यहीं पर घूम रही इसी में, मतलब इससे बाहर एनर्जी नहीं जा रही, इससे बाहर नहीं जा रही, इसका मतलब एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। तो एक पॉइंट और अपन लोग लिख लेते हैं इसमें, देयर इज नो लॉस ऑफ, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कोई लॉस नहीं, यानी एनर्जी डिसिपेट हो ही नहीं, यहां से एनर्जी चली यहां तक पहुंची फिर वापस आ रही, एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। अब अगर एनर्जी का कोई लॉस नहीं है तब क्या होगा समझो। अच्छा, मैंने नोड यहां पर क्यों बनाए, क्योंकि स्टैंडिंग वेव में हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, जो फिक्स्ड एंड होते थे, जो फिक्स्ड एंड होते जहां पर बिल्कुल फिक्स हो जाती थी जाकर के, जिन्हें हिंज पॉइंट कहते हैं, तो वहां पर हमेशा क्या फॉर्म होता था, नोड। तो ये तो बना नोड, और ये बन गया अपने पास में एक एंटी नोड, अगेन दिस इज नोड, अगेन दिस इज एंटी नोड, अगेन दिस इज नोड, अगेन दिस इज एंटी नोड, देन नोड, देन एंटी नोड, ऐसे बनते हुए चले जा रहे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, एक चीज और स्टैंडिंग वेव में अपन लोगों ने पढ़ ली थी कि जो नोड थे, दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो तो सर λ/2 थी। मैं कहूंगा बिल्कुल बात सही है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज द λ/2। तो ये तो डिस्टेंस λ/2 है। अगर ये डिस्टेंस λ/2 है तो यहां पर मैंने लेट किया है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ l है, और मैंने कह दिया कि यहां नंबर ऑफ लूप्स कितने बन रहे हैं, n नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, भाई देखो एक लूप, ये तो एक लूप हुआ ना, एक लूप की लेंथ है λ/2, तो n लूप की लेंथ कितनी होगी, तो बच्चे कहेंगे सर वो तो n λ/2 होगी, और n लूप की लेंथ है वो तो टोटल लेंथ के बराबर है, यानी l के इक्वल हो गई। तो यहां से अगर अपन लोग लैम्डा की वैल्यू निकालें तो मेरे ख्याल से वो तो वैल्यू आ गई 2l/n। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब समझते जरा, एक चीज और ध्यान देते हैं, ये जो लैम्डा की वैल्यू जो है, बच्चे नोट कर लेंगे इस चीज को, ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो आई अपने पास में 2l/n। अब मैं कहूं यहां फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, सो फ्रीक्वेंसी f से डिनोट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी जो होती थी वो b/λ होती थी, क्योंकि b = f λ था, तो b/λ, यानी फ्रीक्वेंसी तो आ जाएगी अपने पास में b/λ की वैल्यू तो है n/2l, सॉरी 2l/n, 2l/n, ये n तो ऊपर पहुंच जाएगा, देन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी n टाइम्स ऑफ b/2l। ये जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, इस फ्रीक्वेंसी को अपन लोग कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो इस फ्रीक्वेंसी को अपन लोग बोलेंगे, एक नाम देंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
कहीं कहीं ये लिखी होगी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, और कहीं कहीं इसी फ्रीक्वेंसी का बेटा नाम होगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। मैं आगे अभी बताऊंगा कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में है क्या। पहले तो अभी ये समझ लेते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी कहीं कहीं लिखी होगी बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कहीं कहीं लिखी होगी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, और कहीं कहीं लिखी होगी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। बस कंडीशन ये है कि एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब समझते हैं जरा थोड़ी सी और बातें। मैंने यहां बोला n की वैल्यू जो आई है वो किसके इक्वल आ गई थी, n लैम्डा बाई 2 इक्वल टू l। यहां n जो है वो नंबर ऑफ लूप्स हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ लूप्स। अच्छा, अगर ये n नंबर ऑफ लूप्स हैं, एक चीज और ध्यान रखनी है, तो मैं कहूं n की वैल्यू सर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, क्या 4.5 हो सकती है? बिल्कुल नहीं बच्चे, 4.5 n की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि जो फिक्स्ड एंड होंगे वहां पर तो हमेशा नोड ही बनेगा। तो अगर यहां नोड बना, ये नोड बना, ये नोड बना, ये नोड बना, तो पूरे पूरे लूप बनेंगे, आधा लूप नहीं बन सकता। अगर ये फिक्स्ड एंड नहीं होता तो n की वैल्यू क्या हो जाती बेटा, 4.5 भी हो जाती है। एंटी नोड बनता अगर तो 4.5 हो जाती, आधा लूप बना। तो ऐसा नहीं होगा, यानी n की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी बेटा, इंटीजर नंबर में आएगी। तो मैं लिख सकता हूं इस चीज को n where n इज इंटीजर, n जो है वो क्या है, इंटीजर है। इतनी बातें मुझे समझ में आ गई। पहली जो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एनर्जी का लॉस नहीं है तभी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। अगर एनर्जी का लॉस हो जाएगा तो अपन लोग कभी भी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करेंगे। चल थोड़ी सी रटने वाली बातें कर लेते हैं, उसके बाद उसे मैथमेटिकली टर्म में मैं रटाऊंगा कुछ नहीं, मैथमेटिकली टर्म में हम लोग सीखेंगे उसे। लेकिन अभी देख लेते हैं कि किस तरीके से लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। समझो, मैंने कहा यहां पर n लूप्स फॉर्म हो रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है मैं एक एक लूप लेकर के चलता हूं। मैंने कहा कि अभी मान लो इनिशियली मैंने ये बोला कि स्ट्रिंग जो है ये रहे दो फिक्स्ड एंड, ये दो फिक्स्ड एंड है, एक ये और दूसरा ये दो फिक्स्ड एंड है। x इक्वल टू 0 पर ये एंड, और ये वाला एंड जो है वो x इक्वल टू l पर। ये थी स्ट्रिंग, और मैंने कहा यहां पर केवल एक लूप फॉर्म हुआ। क्या बोला बेटा, एक लूप फॉर्म हुआ। तो अगर एक लूप फॉर्म हुआ तो यहां पर तो बनेगा नोड, और यहां पर भी क्या बनेगा, नोड, और इस तरीके से एक लूप ही बन गया। स्टैंडिंग वेव तो ऐसे ही कुछ बना करती थी, तो एक लूप बन गया। अब यहां पर अगर बेटा एक लूप बना है, यानी कि मैं n की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, स्मॉल n जो है इसके लिए हो जाएगा 1, क्योंकि नंबर ऑफ लूप्स कितने बने, एक। फॉर n इक्वल टू 1 एक लूप बनेगा। अगर यहां पर एक लूप बना तो मैं ये बोलूंगा कि यहां पर दो नोड बनी है, दो तो नोड बनी है, और एक एंटी नोड बनी है। दो नोड बनी है और एक क्या बनी बेटा, एंटी नोड बनी। इतनी बात भी क्लियर है। उसके बाद अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूं, ध्यान देना, तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो अपन एक फॉर्मूला बना चुके थे, और वो क्या था बेटा, NB अपॉन में 2L। n की तो वैल्यू बेटा यहां पर 1 है, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी B/2L। ये जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसे हम लोग क्या नाम देंगे, लीस्ट फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे अपन लोग नाम देंगे लीस्ट फ्रीक्वेंसी, ये लीस्ट फ्रीक्वेंसी। और जो लीस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी को एक और नाम दिया जाता है बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यही जो है अपने पास में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी है। तो ये हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। चलो यहां तक भी बात क्लियर है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब समझते फिर से एक कहानी, ध्यान दो। इसी को एक और नाम दिया जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक क्या है एक्चुअल में, अगर मैं कहूं फर्स्ट हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब है इंटीजर मल्टीपल। जितने लूप बने ना, जितने लूप बने, अब इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ, n लूप बने, n का मतलब 1 है यहां पर, तो 1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
यानी जो नंबर ऑफ लूप्स होंगे उनसे अगर हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर दें, उसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये चीज हो गई फर्स्ट हार्मोनिक। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगर मान लो मैंने कहा यहां पर दो लूप बन रहे हैं, लेट मैंने ये कर दिया कि अगर यहां पर दो लूप बन रहे हैं, मतलब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ये दो फिक्स्ड एंड है बेटा, और इन दो फिक्स्ड एंड में अपन ने ये बोल दिया कि यहां पर जो है दो लूप बन रहे हैं। दो लूप अगर बनेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेंगे, ऐसे, एक लूप, ये दूसरा। जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उसे एंटी नोड कहते थे। पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड होगा, अभी मैथमेटिकली देखेंगे इस चीज को। तो यहां पर तो बना एक नोड, यहां पर भी बना नोड, और यहां पर भी बना नोड, ये नोड होगा, और ये बना अपने पास में एंटी नोड, और ये भी बन गया एंटी नोड। मतलब अगर अपने पास में नंबर ऑफ लूप दो होंगे, इफ ये हो गई लेंथ L, तो मैं बोलूं इफ नंबर ऑफ लूप्स इक्वल टू 2, तब क्या होगा बालक? देखो, नंबर ऑफ लूप अगर दो है तो मैं बोलूंगा कि बच्चे यहां पर तो बने हैं 3 नोड और 2 एंटी नोड। पहली बात, नंबर ऑफ लूप कितने बने? 2, तो 3 नोड बने और 2 एंटी नोड बने। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाएगी तो फ्रीक्वेंसी तो NB अपॉन 2L होती थी, N की वैल्यू तो यहाँ 2 है, तो 2B अपॉन में कितना आ गया? 2L, ये बन गया फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर मैं इसी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो B अपॉन 2L तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, तो क्या मैं B अपॉन 2L की जगह 2 टाइम्स ऑफ F0 लिख सकता हूं? मेरे बच्चे कहेंगे सर क्यों नहीं लिख सकते हो, इसे तो 2 टाइम्स ऑफ F0 भी लिख सकते हो। और इस फ्रीक्वेंसी को नाम दिया जाएगा, इस चीज को देखो, पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, अब ये जो चीज आई है देखो, इंटीजर में 2 लूप फंडामेंटल से मल्टीप्लाई, यानी इसे नाम दिया जाएगा बेटा फर्स्ट हार्मोनिक, वो सेकेंड हार्मोनिक, वो फर्स्ट हार्मोनिक था ना, इसका नाम दिया जाएगा सेकेंड हार्मोनिक। क्यों? क्योंकि यहां पर फंडामेंटल से जितना मल्टीप्लाई होता है उतने ही हार्मोनिक बनते हैं। तो ये हो गया अपने पास में सेकेंड हार्मोनिक। अच्छा, इसे एक और नाम दिया जाएगा सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। तो ये चीज बन गई अपने पास में सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। मुझे लग रहा है यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। आगे देखते हैं, ध्यान दो। ऐसे में कहूं नंबर ऑफ लूप अगर मैंने 3 बना दिए, ध्यान दो, अगर मैंने कहा नंबर ऑफ लूप जो है वो 3 है, अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ लूप जो है वो 3 नंबर ऑफ लूप है, 1 2 3, 1 2 3, क्योंकि इन एंड पर तो नोड ही बनना है, इधर नोड एंटी नोड, एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ना पार्टिकल का, एंटी नोड। तो इफ n इक्वल टू 3, अगर नंबर ऑफ लूप जो है वो 3 है, तो यहां बनेंगे बेटा 3 तो एंटी नोड बनेंगे, लेकिन नोड देखो 1 2 3 4 हो गए अपने पास में नोड। और क्या बोलेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी की अगर बात आएगी तो यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो कितने लूप है? 3 लूप है, तो 3B अपॉन में 2L। और मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं ये जो B/2L है यही तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ F0, और 3 टाइम्स ऑफ F0 मतलब F0 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से जितने का मल्टीप्लाई उतने ही हार्मोनिक होते थे। तो यहाँ पर कितने हार्मोनिक बन गए बेटा? थर्ड हार्मोनिक है ये F जो है वो थर्ड हार्मोनिक है, या सेकेंड ओवरटोन एक कम लेकर चलते हैं, सेकेंड ओवरटोन। बिल्कुल क्लियर, अब तो बात क्लियर हो गई। ऐसे में बेटा आपसे बोलूं कि मुझे तो n लूप्स बना दे, मैंने कहा मुझे तो n लूप्स बना दे, लो एक 2 3 4 5 6 ऐसे करके n लूप, ये n लूप बन गए। तो यहां तो बना नोड, यहां भी 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 बना नोड, और इस एंड पर तो नोड बनना ही है।
इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। एक चीज बेटा ध्यान देना, पीछे मैं अगर देखूं, जैसे मैंने कहा था कि अपने पास में दो लूप है, जब दो लूप बन रहे थे तब कितने नोड थे? तब 3 नोड थे और 2 एंटी नोड थे। तो अगर n लूप बनेंगे, अगर n लूप बनेंगे तो मैं कहूं कितने नोड हो गए? तो फॉर n लूप्स, नोड जो होंगे बेटा वो कितने बन जाएंगे? नोड तो बनेंगे 1 2 3 4 यानी n+1, एक बढ़ के बनेगा ना, 2 नोड तो वो 2 लूप तो 3 नोड, n लूप तो n+1 नोड। और एंटी नोड कितने बनेंगे? तो मेरे बच्चे कहेंगे सर एंटी नोड तो उतने ही बनते हैं जितने नंबर ऑफ लूप्स होते हैं, यानी n एंटी नोड्स होंगे। लूप तो n हो ही गए। उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी की बात करी जाएगी तो वो तो NB/2L होगी, वेयर V/2L इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो B/2L तो बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सॉरी B/2L तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो f की वैल्यू आ गई n टाइम्स ऑफ f0। इसका मतलब इसे मैं क्या बोलूंगा? मेरे बच्चे कहेंगे सर इसे बोलिए nth हार्मोनिक या एक कम ओवरटोन, यानी n-1th ओवरटोन। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या इन्हें बोला जाता है। तो ये तो बिल्कुल रटने वाली बात थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक काम करते, चलो अपन लोग देखते हैं इसे मैथमेटिकली, इस चीज को देखेंगे क्लियर करके कि आखिर जो है इसमें ऐसा क्या होता होगा। ये सारी चीजें फ्रीक्वेंसी और ये सब कुछ देखते हैं कि मैथमेटिकली इसकी कंडीशंस क्या क्या बनेंगी, समझते हैं जरा। मैथमेटिकली कंडीशन बनाने के लिए देखते हैं, मैं कहूं मुझे मैथमेटिकल एनालिसिस इसकी करनी है, तो नेक्स्ट मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस अगर इसकी करेंगे, ध्यान देना बेटा, ये रहा अपने पास में ये स्ट्रिंग है, इधर x इक्वल टू 0 है, इधर लेट कर लिया मैंने x इक्वल टू l है। मैथमेटिकल एनालिसिस भाई, ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो कितनी? l लेंथ। इधर x इक्वल टू 0 हो गया और नेक्स्ट x इक्वल टू l, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को कुछ वाइब्रेशंस दिए अपन ने। अच्छा, वाइब्रेशन देने के लिए किसका यूज करते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क का यूज कर लेते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क, देखो ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम भी लिया था। तो ट्यूनिंग फॉर्क होता है कि एक इस तरीके से, ये मान लो चिमटा टाइप का ये होगा, ये जो इसकी आर्म्स होते हैं इन्हें नाम दिया जाता है प्रॉन्ग्स। ये प्रॉन्ग्स होते हैं, ये ट्यूनिंग फॉर्क। अब ट्यूनिंग फॉर्क को क्या किया जाएगा? किसी भी एक टारगेट पर लेकर के गए, जैसे मान लो ये टारगेट था, ये ट्यूनिंग फॉर्क था, मैंने ऐसा करके इस तरीके से ऐसा करके ट्यूनिंग फॉर्क को उस पे टारगेट पे हिट किया। जैसे ही टारगेट पे हिट किया तो ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या करेगा? ये वाइब्रेट करना चालू करेगा। और जब ये वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेट करने के बाद में इस ट्यूनिंग फॉर्क को इस स्ट्रिंग के पास मिलाएं, तो जब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, तो यहां पर एयर के पार्टिकल्स होंगे। यहां पर क्या होगा बेटा? ये सब एयर के पार्टिकल्स होंगे। तो ये एयर के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करना चालू कर देंगे और उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे जिस फ्रीक्वेंसी से ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा होगा। इसका मतलब ये एयर के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, और लास्ट में ये स्ट्रिंग भी वाइब्रेट करना चालू कर देगी। उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना चालू करेगी जिस फ्रीक्वेंसी से ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा था। यहां तक बात मुझे लग रहा है क्लियर हो गई। अच्छा, इस ट्यूनिंग फॉर्क सॉरी इस ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो सकती है, लेकिन अभी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी जो ट्यूनिंग फॉर्क की होगी वो डिपेंड करेगी इस ट्यूनिंग फॉर्क के मटेरियल के ऊपर, या इस ट्यूनिंग फॉर्क की जो आर्म है उनकी डेंसिटी कितनी है, इनके ऊपर डिपेंड करेगी। आर्म की मोटाई कितनी है, किस तरीके से, इनके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल के ऊपर वैसी है। तो एक ट्यूनिंग फॉर्क होगा, वो सेम मटेरियल होगा, सेम आर्म की लेंथ होगी,
और इसकी सेम थिकनेस होगी, और उसी से मैंने क्या किया, किसी टारगेट पे ऐसे हिट किया। हिट करने के बाद में क्या हुआ, इसकी जो आर्म होंगी वो इस तरीके से ऐसे 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 वाइब्रेशन करना चालू करेंगी। तो अगर ये वाइब्रेट करेंगी तो ये एयर का पार्टिकल भी जो है वो भी वाइब्रेट करना चालू करेंगे। तो एनर्जी इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से होती 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 स्ट्रिंग के पार्टिकल के पास पहुंचेगी। स्ट्रिंग का पार्टिकल भी वाइब्रेट करेगा, और जैसे ही स्ट्रिंग का पार्टिकल वाइब्रेट किया तो यहां से तो एक पल्स जनरेट हो गई। अब ये पल्स का क्या काम होगा बेटा, ये पल्स ऐसे आगे की तरफ बढ़ती हुई जाएगी, इधर गई इधर गई इधर गई इधर गई, टकराई, टकराने के बाद में वापस इधर आ रही। अब ये जो दोनों वेव है ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे बेटा, सुपर इंपोज करेंगे। और जैसे ही सुपर इंपोज करेंगी वैसे ही तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सुपर इंपोज करते ही ये तो स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेंगे। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं अटकी है, कहानी तो यार और आगे बढ़ रही। ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन बंद नहीं करा है, ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन लगातार चलते चले जा रहा है। मैं रेजोनेंस की कंडीशन बता रहा हूं आप लोग को, समझो। ट्यूनिंग फॉर्क का जो वाइब्रेशन है वो लगातार चलते चला जा रहा है। तो मैंने इसे वाइब्रेट फिर से कराना चालू किया, फिर से वाइब्रेट ऐसे कर रहा है लगातार। इसका अगर वाइब्रेशन होता चला जा रहा होता चला जा रहा होता चला जा रहा, तो लगातार वेव, लगातार पल्स यहां से बढ़ती चली जा रही बढ़ती चली जा रही, इधर जा रहे इधर जा रहे, फिर टकरा रहे फिर आ रहे, फिर एक दूसरे के ऊपर स्टैंडिंग वेव बनाए दे रहे, फिर टकरा रहे फिर स्टैंडिंग वेव बन रहे, फिर टकरा रहे फिर स्टैंडिंग वेव बन रहे। अच्छा, यहां पर एक चीज देखो, मैंने ये बोला था कि इधर पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। यहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अब मेरे बच्चे कहेंगे कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, अगर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, मैं तो इधर से तो एनर्जी दे ही रहा हूं, इधर से तो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर ही रहा है। इस तरफ से ऐसे वेव आ रही और ये वेव लगातार इधर की तरफ चलती आ रही, यानी वेव की फ्रीक्वेंसी जब ये वाइब्रेट करता चला जा रहा है, इसकी एनर्जी का लॉस हो नहीं रहा है, इसकी एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है, इसके एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। स्टैंडिंग वेव जो भी बन रही है उसके एम्पलीट्यूड बढ़ते चले जा रहे हैं स्ट्रिंग के। तो एक टाइम आएगा जब स्ट्रिंग की एनर्जी, स्ट्रिंग का एम्पलीट्यूड ये ट्यूनिंग फॉर्क के एनर्जी एम्पलीट्यूड से मैच कर जाएंगे, इनका तालमेल बैठ जाएगा। और जैसे ही इनका तालमेल बैठेगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। उस कंडीशन का नाम बेटा क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन होता है। और उस रेजोनेंस कंडीशन पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वही तो बेटा मेरी NB/12 थी। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम कहेंगे NB/12 क्या होगी, फिर से देख लेते हैं कि जो वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग थे एक बार और होगा क्या। ट्यूनिंग फॉर्क को जैसे ही वाइब्रेशन दिया कहीं से हिट करा करके, तो एयर के पार्टिकल को वाइब्रेट कराया, वो पार्टिकल अपनी एनर्जी को वाइब्रेट करते हुए, ट्रांसफर करते हुए उसने स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराया और एक पल्स जनरेट हुई। और वो पल्स तो बेटा आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, उधर से टकराई। ये तो रिजिड सपोर्ट है, और जैसे ही मैंने कहा यहाँ रिजिड सपोर्ट या एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। एनर्जी का अगर लॉस नहीं हुआ तो ये वापस अपनी तरफ लौटेगी, और जैसे वापस लौटेगी तो स्टैंडिंग वेव बनेगी। एनर्जी तो लॉस हो नहीं रही, इधर से मैं लगातार एनर्जी भेज रहा हूं, तो स्टैंडिंग वेव की एनर्जी लगातार बढ़ती जाएगी, स्ट्रिंग की एनर्जी लगातार बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ट्यूनिंग फॉर्क की एम्पलीट्यूड एनर्जी फ्रीक्वेंसी से, ट्यूनिंग फॉर्क के एम्पलीट्यूड से और एनर्जी से इस स्ट्रिंग की एनर्जी का तालमेल बैठ जाएगा। और जैसे ये तालमेल बैठ जाएगा वही कंडीशन जो होगी वो रेजोनेंस की कंडीशन होगी। और उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी होगी, दैट फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये चीजें हुई थी, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। हो सकता है वो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल हो सकता है वो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हो सकता है वो सेकेंड हार्मोनिक हो सकता है वो थर्ड हार्मोनिक हो। इससे मुझे कोई लेना देना, आगे ध्यान देना। तो इसके लिए जो रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेंस होने के लिए जो मेन कंडीशन है वो तो ये है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ये कंडीशन फॉर रेजोनेंस, एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। समझते हैं बेटा क्यों ऐसा क्या हो गया कि एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, ये सब सारी चीजें होंगी। तो होगा क्या, देखो, अगर मान लो मैं कहूं एनर्जी जो है लॉस करा रहा हूं, लॉस कराने का मतलब मैंने बोला कि यहां से ऐसे वेव चली इस तरीके से, यहां पर पहुंची ऐसे, इधर उठा लेता हूं, ठीक है, क्लियर। अगर मैं कहूं यहां पर तो नोड बन रहा था, ये नोड है, मैं कहूं ये फिक्स नहीं है। अगर ये फिक्स नहीं है तो ये पॉइंट मूव कर सकता है, और अगर ये पॉइंट मूव किया, अगर ये पॉइंट मान लो ऊपर की तरफ ऐसे मूव किया, तो
इसके इस स्ट्रिंग के कुछ पार्टिकल्स होंगे जो टेंशन की वजह से कहेंगे भाई तुम ऊपर जा रहे हो, मैं तो तुम्हें नीचे बुलाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं तो नीचे आ चुका हूं। प्रीवियस वाले पार्टिकल यही तो करेंगे। प्रीवियस वाले पार्टिकल कहते हैं जैसा मैं चल रहा हूं वैसे ही तुम चलो ना, तो इसे नीचे बुलाने की कोशिश करेंगे ड्यू टू टेंशन, यानी रिस्टोर कराने की कोशिश करेंगे। तो उनकी वजह से एक वर्क डन होगा, और वो वर्क डन जो होगा वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन होता है वो तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर वो तो एनर्जी का लॉस कराया करता है, तो यहां पर तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा। वो कब होगा? वो तब होगा जब ये एंड फिक्स नहीं हो। लेकिन अपन लोग क्या काम कर रहे हैं? अपन लोग तो वाइब्रेशंस देख रहे हैं दो फिक्स एंड के बीच में, स्ट्रिंग के फिक्स एंड है, तो इसका मतलब यहां कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। और एनर्जी का अगर लॉस नहीं होगा तो रेजोनेंस की कंडीशन आएगी। चलो अब मैथमेटिकली देख लेते हैं, मानते हैं। देखो बेटा ध्यान दो, तो अगर मैथमेटिकली अपन लोग देखें तो मैंने लेट कर लिया कि इधर से ये जो अपने पास में वेव जा रही थी उसकी इक्वेशन थी बाई इक्वल टू, इस वेव की इक्वेशन थी, मैंने लेट की बाई इक्वल टू एम्पलीट्यूड वही रखेंगे, बाई वन इक्वल टू ए साइन, बाई वन इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और जो दूसरी वेव उधर से वापस आ रही है उसकी इक्वेशन मैंने लेट कर ली ए साइन के एक्स। अब ये पॉजिटिव में चल रही तो बीच में माइनस साइन, वो नेगेटिव में आएगी तो बीच में प्लस साइन, यानी के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस सम एंगल थीटा। अब मैं ये कहूं कि ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज किए, तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर अगर इन्होंने सुपर इंपोज किया है तो बाई इक्वल टू तो बाई वन प्लस बाई टू होना चाहिए, यानी कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट, नेट जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, नेट जो दूसरी वेव स्टैंडिंग वेव बनेगी वो तो इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट की। तो इन्हें ऐड करेंगे तो ए मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। अब इसे अगर अपन लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान देना बेटा, अब इसे अगर अपन लोग सॉल्व करें तो बनेगा, मैं इसे रफ कर देता हूं, इधर जगह बना देता हूं, तो बन जाएगा बेटा साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला। और साइन सी प्लस साइन डी का तो फॉर्मूला जो बनेगा वो आ जाएगा अपने पास में टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स बाई टू, यानी कि के एक्स से तो के एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा ओमेगा टी प्लस थीटा बाई टू, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बाई टू इंटू साइन सी माइनस टी बाई टू, वो कॉस सी माइनस टी बाई टू। एंड कॉस सी माइनस टी बाई टू अगर अपन लोग देखेंगे, ध्यान देना बेटा, सॉरी टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, यानी इनका और इनका सम होगा। तो अगर इनका सम होगा तो क्या बनना चाहिए, टू साइन सी प्लस टी बाई टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा, मीन्स ये हो जाएगा, सॉरी मे भी बेटा इक्वेशन में कुछ गड़बड़ हुआ है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, मैं इसे साइन के टर्म में साइन के एक्स के टर्म में लेकर के आना चाह रहा हूं, ध्यान देना, मैं तो इसे साइन के एक्स के टर्म में लेकर के आना चाह रहा हूं, इस तरीके से ऐसे ये बनेगी बाई वन इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया ए साइन के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी होगी बाई टू इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा, वही तो बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इनका हम लोग वेक्टर सम करेंगे तो बाई इक्वल टू बन जाएगा बेटा बाई वन प्लस बाई टू, सो बाई की तो वैल्यू आ जाएगी, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा टू साइन, देखो सी प्लस डी, यानी ये और ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बनेगा अपने पास में सी प्लस टी वाई, यानी टू ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, सॉरी, पहले ही गड़बड़ हो गया,
y इक्वल टू y1 इक्वल टू, अगर इसमें देखेंगे तो y1 इक्वल टू तो बनेगा a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और y2 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में a साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस कुछ एंगल फेस डिफरेंस है, मान लो इधर से इधर बेवानी फेस डिफरेंस है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। तो यहां अगर अपन लोग इनका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वो तो सुपरपोजिशन अगर होगा तो इनके वेक्टर सम के इक्वल होना चाहिए, और ये वैल्यू तो आ जाएगी y इक्वल टू a तो बाहर कॉमन हो गया, बनेगा साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये तो बना बेटा, ये जो है फॉर्मूला है वो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, और साइन सी प्लस साइन डी का अगर हम लोग अपन लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a साइन सी प्लस साइन डी बाई टू, साइन सी प्लस साइन डी बाई टू मीन साइन के एक्स प्लस थीटा बाई टू हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ऐसा टर्म बनेगा ओमेगा टी प्लस थीटा बाई टू। ठीक है, इस तरीके से टर्म बन जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा बाई टू। ये बनेगा, ये तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बनी अपने पास में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना जरा, मैं अगर कहूं कि अपने पास में बाउंड्री कंडीशंस है, बाउंड्री कंडीशंस का मतलब ये हुआ कि स्टैंडिंग वेव जो बन रही है वो दो जगह पर बन रही है। कैसे कैसे? नोड जो है वो दो जगह पर बाउंड्री पर बन रहा है, वो तो वहां तो बनने ही बनने हैं, चाहे कितने भी नंबर ऑफ लूप हो, चाहे भले एक नंबर ऑफ लूप हो, वहां तो नोड बनना ही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि केवल यहीं बनेंगे नोड, लेकिन यहां तो बनने ही बनने हैं। एक तो x इक्वल टू 0 पर बनना है और दूसरा x इक्वल टू बेटा l पर बनना है। ये तो नोड बनने ही बनने हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर बाउंड्री कंडीशंस की बात की जाए यहां पर, तो यहां अगर अपन लोग बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे तो क्या होगा समझो, तो होगा बेटा ये ध्यान देना, ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू l, यहां पर नोड और यहां पर नोड ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं कहूं x इक्वल टू 0 पर तो एक नोड बनेगा, और नोड पर तो एम्पलीट्यूड जो होता था उसकी तो वैल्यू बेटा आती थी 0 की इक्वल, और यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो इस वेव का ये रहा, तो ये पूरा 0 की इक्वल होना चाहिए, यानी एम्पलीट्यूड a डैश तो नोड पर क्या होता था, यहां पर x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, ये वैल्यू तो हो जाएगी 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये एम्पलीट्यूड यानी 2a साइन kx तो 0 हो गया प्लस थीटा बाई टू इक्वल टू 0। अब ये साइन में जो वैल्यू होती है वो तो 0 के इक्वल होती है, यानी साइन थीटा बाई टू इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू भी क्या आ गई 0। चल, एक तो चीज अपने पास में क्लियर हो गई कि इनके बीच का कोई फेस डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, अगर इनके बीच का कोई फेस डिफरेंस नहीं है तब अपन लोग एक कंडीशन यहां पर भी लगा करके देखते हैं एट x इक्वल टू एल पर। तो जब x इक्वल टू एल पर बेटा पहुंचेंगे तो एट x इक्वल टू एल पर भी तो a डैश 0 होना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी नोड बन रहा है, और जहां पर नोड बनता है वहां तो एम्पलीट्यूड 0 हुआ करता था स्टैंडिंग वेव का। तो अब जो एम्पलीट्यूड होगा बेटा वो तो 2a sin kx है, और 2a sin kx तो 0 की इक्वल है। इसका मतलब आ गया अपने पास में kx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन में 0 वैल्यू किसकी होती है बेटा, साइन में 0 तो वैल्यू मेरे बच्चे कहेंगे कि सर साइन में 0 वैल्यू तो n पाई के बराबर होती थी। भाई अगर साइन में मैं वैल्यू 0 निकालता था तो वैल्यू बेटा कहां पर होती थी, वो वैल्यू तो n पाई होती थी। जैसे मैं कहूं साइन n की जगह 0 रखूं तो साइन 0 की वैल्यू 0, n की जगह अगर पाई रखूं तो 1 रखूं तो साइन पाई की वैल्यू भी 0। तो बच्चे कहेंगे कि सर ये वाली अगर साइन के एक्स 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब k इंटू एक्स तो n पाई के इक्वल होना चाहिए, और मैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर रहा हूं, तो बच्चे कहेंगे सर n की तो वैल्यू x की तो वैल्यू l है, तो ये n पाई के बराबर आ गया। तो यहां से अगर देखा जाए तो k की जगह तो 2 पाई अपॉन में लैम्डा लिख सकता हूं,
इंटू एल इक्वल टू आ गया अपने पास में n टाइम्स ऑफ पाई। पाई से तो पाई मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो इधर से लेमडा की जो वैल्यू आ गई वो तो 2l अपॉन में n आ चुकी है। और जैसे ही बेटा लेमडा की वैल्यू 2l अपॉन में n आई, तो मैंने कहा बताओ भाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी बच्चे कहेंगे कि सर वो तो b बाई लेमडा होती थी, तो यहां पर जैसे ही वैल्यू रखोगे वो तो nv अपॉन में 2l आ गई। ये जो फ्रीक्वेंसी है यही फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कब है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो ये तब है बेटा, मैथमेटिकली अपन लोग देख रहे हैं, जब फिक्स्ड एंड पर नोड बने। और फिक्स्ड एंड पर नोड तब बन सकते हैं, ये एंड जो है वो बिल्कुल रिजिड होने चाहिए, और रिजिड एंड अगर है तो यहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। और एनर्जी का अगर लॉस नहीं होगा तो जैसे जैसे ट्यूनिंग फॉर्क एनर्जी देता जाएगा, स्ट्रिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब स्ट्रिंग की एनर्जी और ट्यूनिंग फॉर्क की एनर्जी दोनों क्या कर जाएंगे बेटा, दोनों का तालमेल बैठ जाएगा। और ऐसी कंडीशन जो होती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द रेजोनेटिंग कंडीशन। इस कंडीशन को अपन लोग रेजोनेटिंग कंडीशन कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात बच्चों को क्लियर हुई होगी कुछ। चलो देखते हैं क्या होगा। तो रेजोनेंस है क्या, लिख लेते हैं जरा। रेजोनेंस जो है, अगर ट्यूनिंग फॉर्क को कोई भी फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फॉर्क की कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तब कहलाएगी जब ये स्ट्रिंग के साथ में इसका तालमेल बैठ जाएगा, यानी रेजोनेंस विद द स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी a frequency is said to be resonating frequency when string's frequency is in resonance with source और ड्राइवर। अब ये बेटा नया वर्ड क्या है, सोर्स और ड्राइवर। ये ट्यूनिंग फॉर्क जो एनर्जी को दे रहा है, लगातार एनर्जी को दे, ड्राइवर मतलब लगातार दे रहा है, तो जो एनर्जी को लगातार दे रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क। वो तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या रोल प्ले कर रहा है, तो उसे ड्राइवर या सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी जो होगी फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को अपन लोग रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे, या नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, या कहीं कहीं पर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी लिखा होगा। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, यानी कि उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो अपन लोग निकाल चुके थे, और वो वैल्यू किसके इक्वल आई थी बेटा, NV अपॉन में 2L। अब स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बना लेते हैं, जरा ध्यान देना भाई। तो स्टैंडिंग वेव की अगर इक्वेशन बनाई जाए, तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन एट रेजोनेंस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन अगर देखें तो y इक्वल टू तो होती थी 2a। स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन आती थी वो क्या होती थी बेटा, y इक्वल टू 2a साइन kx, क्योंकि थीटा तो 0 कर दिया था, cos ओमेगा टी। बाउंड्री कंडीशन सारी लगाई थी पीछे। अगर हम लोग देखें बेटा, यहां पर ध्यान दो, तो यहां थीटा तो अपन लोग 0 निकाल चुके थे, तो ये वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू आ गया 2a साइन थीटा की जगह 0, यानी kx cos ओमेगा टी। ये तो बनी। तो स्टैंडिंग वेव की तो इक्वेशन आ चुकी है अपने पास में, y इक्वल टू 2a साइन kx cos ओमेगा टी। ठीक है, x की वैल्यू देखो कहां कहां पर, एक तो जब x की वैल्यू 0 रख रहा है, t इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी 0 बन रही है, यानी कि वहां पर भी रेजोनेंस की कंडीशन है। और दूसरा, अगर x की वैल्यू l रख रहे हैं तो भी अपनी जो कंडीशन आ रही है वो किसकी कंडीशन है बेटा, रेजोनेंस की कंडीशन है। तो एक काम करते हैं अपन लोग, यहां पर जो k है, तो k की जगह क्या लिख सकते हैं, तो अभी k की वैल्यू कुछ कैलकुलेट की है, ध्यान देना। k की वैल्यू यहां से कैलकुलेट, kx इक्वल टू n पाई है, kx इक्वल टू क्या बेटा, n पाई है। तो यहां से अपन लोग अगर k की वैल्यू निकाले तो क्या k की वैल्यू n पाई अपॉन में l होगा। मेरे बच्चे कहेंगे कि सर बिल्कुल, k की जगह तो अपन लोग n पाई अपॉन में l लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो इस k की जगह
एन पाई अपॉन एल अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो बाई इक्वल टू बन गया अपने पास में 2a साइन इस के की जगह एन पाई अपॉन में एल टाइम्स ऑफ एक्स कॉस ऑफ ओमेगा को लिखेंगे बेटा 2 पाई बाई टी इंटू टी। मतलब जो इस पर वाइब्रेशंस होंगे स्ट्रिंग पर उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो तो एन पाई एक्स अपॉन में एल इंटू कॉस 2 पाई टी अपॉन में कैपिटल टी, ये बनेगी स्ट्रिंग की इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से मैथमेटिकल एनालिसिस कुछ समझ में आई होगी, लेकिन अभी नहीं, बिल्कुल क्लियर नहीं हुई। अब अगर अपन को इसकी फील लेनी है तो एक काम करते हैं, एक एक बना करके देखते हैं। ध्यान देना, एक एक चीज बना करके इसमें देखते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने कहा कि नंबर ऑफ लूप अगर एक बन रहा है फॉर n इक्वल टू 1, एक लूप की अगर मैं बात करूं, एक लूप बन रहा है ऐसे, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, दो एंड पर अगर ये फिक्स है और मैं कहूं कि यहां पर ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे वो नचाया गया इसे, और मैंने कहा यहां पर नंबर ऑफ लूप कितने बन रहे हैं, एक बन रहा है नंबर ऑफ लूप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर ऑफ लूप बन रहा है, मैं कंडीशन चेक कर देता हूं। मैंने कहा एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 पर देख रहा हूं, ये यहां तो x इक्वल टू 0 है और यहां पर तो x की वैल्यू तो l है। नंबर ऑफ लूप अगर 1 बन रहा है तो ध्यान देना जरा, मैं इसकी इक्वेशन एक बार और लिखे दे रहा हूं। ये जो पीछे अपने पास में स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन है यहां पर आई थी, वो आई थी 2a साइन, जब रेजोनेंस हो रहा था 2a साइन n पाई x अपॉन l cos 2 पाई अपॉन t इंटू टी। तो इसकी अगर इक्वेशन यहाँ साइड में लिखे दे रहा हूं मैं, y इक्वल टू क्या है अपने पास में 2a साइन n पाई x अपॉन में l cos ऑफ 2 पाई अपॉन t इंटू टी, ये दे रखी। जैसे ही मैंने कहा x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर जैसे ही मैंने बोला x इक्वल टू 0, तो बेटा यहां t इक्वल टू 0 अगर रखोगे तो t इक्वल टू 0 रखोगे यानी cos 0, और cos 0 की वैल्यू तो क्या होती है 1 होती है। तो इस तरफ जो आएगी अपने पास में एक लूप के लिए, एक लूप के लिए y की तो जो वैल्यू हो जाएगी वो 2a साइन n पाई x, x की जगह यहां पर क्या रखा 0, और जैसे x की जगह 0 रखा ये हो गया साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू तो 0, साइन 0 की वैल्यू 0। इसका मतलब बाई एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, बाई एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो यहां पर बेटा क्या बना होगा, नोड बना होगा। तो यहां पर एक नोड बन गया। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं कहूं x इक्वल टू एल पर बताऊं तो बच्चे कहेंगे कि सर x इक्वल टू एल पर तो बनेगा 2a साइन n पाई, n की जगह तो नंबर ऑफ लूप मैं तो लेकर के चल रहा हूं ना, एक है, तो नंबर ऑफ लूप अगर 1 है तो साइन n की जगह 1 इंटू पाई इंटू x की जगह तो यहां पर l आ चुका है अपॉन में l, और t की जगह तो अपन लोग 0 लिए हैं, तो cos t की जगह 0 लिखोगे तो cos 0 की वैल्यू तो 1 होती थी, ये और ये कैंसिल। अब आ गया साइन पाई, जैसे ही मैंने कहा साइन पाई यानी साइन पाई मीन साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू भी तो 0 होती है, तो फिर से बाई 0, मतलब इस बार फिर से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहां पर भी क्या बना, नोड। तो इसका मतलब यहां पर एक लूप कुछ ऐसा बनेगा, एक ही लूप तो ले रहे हैं, तो ये लूप ऐसे बन जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर यहां पर तो एंटी नोड है, और एंटी नोड पर तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था, वो 2a के बराबर होता, तो चलो चेक कर लेते हैं यार। मैं ये डिस्टेंस अगर पूरी लेंथ तो l थी, तो इस डिस्टेंस को अपन लोग क्या लेट करते हुए चलेंगे, l/2 लेट क्या करेंगे, इतनी तो होगी, तो l/2 पर चेक कर लेते हैं। t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू l/2 पुट करते हैं, तो यहां अगर पुट करेंगे तो y इक्वल टू तो हो जाएगा अपने पास में 2a साइन n पाई, n की जगह तो 1 एक ही लूप बना, पाई x की जगह लिख दिया मैंने l/2 इंटू l, और उधर तो cos 0, t की वैल्यू तो 0 है तो उसकी वैल्यू तो 1 हो गई, सॉरी ये l से तो l कैंसिल हो गया, साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, यानी y की इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 2 है। इसका मतलब ये वाला जो पार्टिकल था वो तो यहां पर, यानी ये जो है एम्पलीट्यूड 2 है। अच्छा जरूरी नहीं है इनका एम्पलीट्यूड निकाले, मैं कहूं बताओ भाई l/4 पर कितना होगा, मैं बोल दूं भाई बताओ l/4 पर कितना होगा, या 3l/4 पर कितना होगा, तो x की जगह वैल्यू केवल पुट करते हुए चले जाएंगे। जैसे x की वैल्यू यहाँ पर l/4 लिखोगे तो पाई/4 का मतलब अपॉन में √2, तो 2 अपॉन √2 मतलब a√2, ये बन गया। ऐसे ये भी चीज कितनी हो जाएगी, a√2। तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूं।
मैंने कहा t इक्वल टू 0 पर अपने को कंडीशन चेक नहीं करनी, मैं तो t इक्वल टू 0 पर कंडीशन चेक करने के मूड में ही नहीं, मैं सर थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं, क्या पता इस स्ट्रिंग का बिहेवियर कुछ अलग हो जाए, देखते हैं। तो अगर अपन लोग चेक करते हैं, ये लिखा था 2a sin n pi x cos 2 pi y कैपिटल T इंटू स्मॉल t, ठीक है। मैं कह रहा हूं इससे मुझे चेक करना एट t इक्वल टू इससे मुझे चेक करना एट t इक्वल टू, ये तो t इक्वल टू 0 पर था, t इक्वल टू t बाई 4 पर, इधर x इक्वल टू 0 है, इस तरफ x इक्वल टू l है। तो t इक्वल टू t बाई 4 पर अगर इसे चेक करना है बेटा तो क्या होगा, समझो मैंने ये स्ट्रिंग बना दी, ये रही स्ट्रिंग, ये रही स्ट्रिंग, और जैसे मैंने कहा कि एट t इक्वल टू t बाई 4 पर चेक करना है, ठीक है। तो पहले x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को देख लेते हैं, ये कहां पर होगा। तो x इक्वल टू नंबर ऑफ लूप तो एक ही, नंबर ऑफ लूप अगर एक है तो इसका मतलब यहां पर y इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल के ये 0, और अगर ये वैल्यू 0 तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 का पूरा मल्टीप्लाई, तो वो तो वैल्यू हो गई बेटा 0, इसका मतलब यहां पर 0 है तो इधर तो बनेगा नोट। इसको चेक कर लेते हैं, दो लूप की बात कर रहा हूं, दो लूप बना ले रहा हूं पहले से, सॉरी एक ही लूप की बात कर रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि सर एक काम करते हैं, अपन लोग इस पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट को अगर चेक करोगे तो x की जगह यहां पर l पुट करोगे, जैसे ही l पुट करोगे l अपॉन l वैल्यू क्या होगी 1, n की वैल्यू तो 1 है ही, यानी साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू अगेन क्या होगा 0, तो सारी वैल्यू 0, मतलब यहां पर भी बनना चाहिए नोट। इस पॉइंट को जरा चेक कर लेते हैं, यानी x की जगह अगर मैं l/2 रखूं तो x की जगह जब l/2 रखेंगे तो y इक्वल टू 2a साइन n पाई, n की जगह 1 पाई इंटू x की जगह मैंने रखा l/2 अपॉन l इंटू कॉस 2 पाई अपॉन t, और t की जगह तो रखा t/4, t से तो t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी π/2 cos π/2 की वैल्यू बेटा क्या होती है, cos π/2 की वैल्यू तो हमेशा 0 ही होती है। अब चाहे मैं x की जगह कुछ भी रखूं, चाहे ये रखूं, चाहे यहां वाला पॉइंट रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे ये रखूं, चाहे x की वैल्यू कोई भी वैल्यू रखूं, चाहे l/4 रखूं, चाहे 3l/4 रखूं, चाहे l/2 रखूं, चाहे 3l/8 रखूं, x की कोई भी वैल्यू हो, t की वैल्यू t/4 पर तो cos की वैल्यू तो 0 आनी है, और अगर 0 आनी है तो y की वैल्यू क्या होनी 0, यानी कि सारे के सारे पार्टिकल ऐसे ही पड़े होंगे। अब ये सारे के सारे पार्टिकल ऐसे ही पड़े, इसका मतलब ये नहीं कि सभी रेस्ट में तो केवल दो पार्टिकल अपने को दिख रहे हैं, वो कौन सा, एक तो ये वाला पार्टिकल जो x इक्वल टू 0 पर है, और एक वो वाला पार्टिकल जो x इक्वल टू l पर है। ये दोनों पार्टिकल रेस्ट में है, क्यों, क्योंकि पहले भी यही थे और बाद में भी यही है, ये पहले भी यही था और बाद में भी यही, लेकिन ये सारे पार्टिकल तो यार अपने अपने एम्पलीट्यूड पर ऑसिलेशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला पार्टिकल पहले यहां था, अब यहां आ गया, इसका मतलब इस वाले पार्टिकल के वेलोसिटी की तो डायरेक्शन किधर की तरफ रही होगी, नीचे की तरफ रही होगी। मेरे बच्चे कहेंगे कि सर इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ रही होगी, सॉरी ऐसे ही इस वाले पार्टिकल की भी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की ही तरफ रही होगी, सबसे ज्यादा रही होगी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा एनर्जी, और जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ही ज्यादा तो वेलोसिटी। यहां तक बात क्लियर होगी, यानी ये पार्टिकल नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन रही होगी, अब ये नीचे की तरफ और जाएगा तो इस पार्टिकल की तो वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, इसकी थोड़ी सी कम वेलोसिटी होगी, इसकी और ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा होगी, इसकी सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर और ये 0। इस तरीके से अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो यहां पर तो बेटा देखो, यहां पर देखो इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो यहां पर तो ना तो काइनेटिक एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन के जो पार्टिकल है उधर अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, लेकिन कुछ एलोंगेशन होगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी मैक्सिमम होगी। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, धीरे धीरे नीचे उतरता आया। अब यहां पर जैसे ही पहुंचे, यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो इन पार्टिकल्स की जीरो हो गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर मैक्सिमम हो चुकी। और वो होगी कितनी? काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम हो गई तो वेलोसिटी भी इसकी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और मैक्सिमम वेलोसिटी तो मेरे ख्याल से जो होती थी वो एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा के इक्वल होती थी। एम्पलीट्यूड यहां पर तो 2a है, तो यहां की वेलोसिटी तो 2f ओमेगा हो गई। अब बात क्लियर हो गई। जो a/√2 वाला था उसकी वेलोसिटी तो, जो a/√2 वाला था उसकी वेलोसिटी तो √2a ओमेगा हो गई। अब मेरे बच्चों को ये बातें क्लियर हो गई। अच्छा, यहां से यहां तक टोटल एनर्जी कैद कितनी है ये निकालना है, तो वो तो अपन लोग इंटीग्रेशन मेथड से भी आगे कैलकुलेट कर ले जाएंगे। ठीक है, वो भी अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आगे देखते हैं। अब मैं बोलूं कि नहीं, अब सर मुझे थोड़ा सा दिमाग में और कुछ आ रहा है, मैं कहूं एट टी इक्वल टू t/2 पर मुझे भी कुछ देखना है कि होगा क्या। तो जैसे मैंने कहा एट टी इक्वल टू t/2 और x इक्वल टू 0, तो एट t इक्वल टू t/2 पर अगर अपन लोग देखेंगे तो ध्यान दो क्या होगा, समझो। सो एट t इक्वल टू t/2, जैसे मैंने कहा एट t इक्वल टू t/2, तो एट t इक्वल टू t/2 पर आ जाएगा बेटा x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 रखोगे, साइन 0, सारी वैल्यू 0, तो यहां पर तो नोड ही बनना चाहिए। बाकी देखते हैं इस पॉइंट पर क्या होगा। इस पॉइंट पर भी कहेंगे तो x इक्वल टू l रखेंगे, l से l कैंसिल, नंबर ऑफ लूप तो एक ही, यानी साइन पाई, और साइन पाई की तो वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे कि सर साइन पाई की तो वैल्यू 0 होती है, तो यहां पर भी नोड बनेगा। लेकिन इस पॉइंट के देख लेते हैं, x इक्वल टू l/2 पर, तो एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू l/2 की कंडीशन क्या होगी। अगेन अगर l/2 की बात करेंगे, तो जैसे मैं l/2 की बात करूंगा तो y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 2a साइन x की जगह, n की जगह 1 पाई l इंटू इसकी जगह आ गया l/2 cos 2 पाई अपॉन t इंटू t की जगह t/2, 2 से a2 कैंसिल, t से t कैंसिल, l से l कैंसिल। साइन पाई/2 की तो वैल्यू होती 1, लेकिन cos पाई की वैल्यू होती -1, यानी y इक्वल टू -2। देखो ये पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, तो अब धीरे धीरे t/2 पर ये एक्सट्रीम पर पहुंच गया। तो कंडीशन तो यार बच्चे ऐसी बन गई, ये अपने एक्सट्रीम पर पहुंच गया, ये लूप बना। अब ये पार्टिकल क्या काम करेंगे? ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो अगली बार में तो बनेगा कि ये पार्टिकल ऊपर की तरफ ऐसे जाने की कोशिश कर रहा होगा, और इनकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी, नोड वाले की तो स्पीड 0 हो जाएगी। इस तरह की कंडीशन बनेगी एट t इक्वल टू 3t/4। तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये फील आ चुकी होगी कि जो वाइब्रेशंस होते हैं स्ट्रिंग में वो किस तरीके से हुआ करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूं कि भाई मुझे 2 लूप के लिए बनाना है, n इक्वल टू 2 के लिए बनाना है, तो मेरे बच्चे कहेंगे सर क्या दिक्कत है, सेकंड हार्मोनिक या ओवरटोन के लिए भी यही बात हम लोग बना लेंगे, थर्ड के लिए भी यही बात बना लेंगे, फोर्थ के लिए भी हम लोग ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो मैं सेकंड के लिए भी एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, हार्मोनिक की अगर बात करेंगे, यानी 2 लूप बनेंगे। अब 2 लूप बनेंगे तो क्या होगा, तो फॉर सेकेंड हार्मोनिक क्या होगा समझो। अगर मान लो ये 2 एंड थे, इससे स्ट्रिंग अटैच थी, मैंने कहा 2 लूप बन गए ऐसे, वैसे भी पता लग जाएगा ऐसे क्यों बने, ये 2 लूप बन गए। तो यहां पर तो नोड बनेगी, यहां पर भी नोड बनेगी। कैसे नोड बनेगी बेटा, एक तो x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू l है। अब x की वैल्यू जैसे ही 0 डालोगे तो साइन 0 बनेगा, और साइन 0 की वैल्यू तो 1 होती है। ऐसे x इक्वल टू जब l पुट करेंगे तो भी अपने पास में क्या हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, उधर बनेगा 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू भी तो 0 होती है, तो ये भी वैल्यू खत्म हो गई। ऐसे ही अगर मैं l/2 की भी बात करूंगा तो इक्वेशन क्या आती है अपने पास में, बच्चे कहेंगे सर ये तो थी 2 साइन n पाई x अपॉन में l cos 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t।
तो n की वैल्यू यहाँ पर जैसे 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2a साइन, मैं कह रहा हूँ l/2 पर बताओ, तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर l/2 पर तो मैं बता दूंगा, तो वो कितनी बनेगी जाकर के 2a साइन, n की जगह l/2 रखा और x की जगह तो l/2 रखा, पाई इंटू एल, और n की जगह तो 2 है। t इक्वल टू 0 पर अभी कंडीशन देख रहे हैं, तो t इक्वल टू 0 cos 0 की वैल्यू तो 1 होती, 2 से 2 कैंसिल, l से तो l कैंसिल, साइन पाई, फिर से वैल्यू क्या आ गई 0, बाई की वैल्यू 0, इसका मतलब ये भी नोड, ये भी नोड और ये भी नोड, यानी 3 नोड बनेंगे। मैं तो l/4 पर चेक करूँ तो एंटी नोड बनना चाहिए, तो जैसे ही मैं लिखूंगा x इक्वल टू l/4, तो l/4 अगर चेक करेंगे तो बन जाएगा y इक्वल टू 2a साइन l, x की जगह l/4 इंटू पाई अपॉन में l, और cos 0 की वैल्यू तो 1 है, ये और ये टर्म कैंसिल, तो इधर तो नंबर ऑफ लूप जो थे वो 2 थे, तो यहाँ पर 2 और बनेगा, तो ये और ये कैंसिल, साइन पाई बाई 2, इसकी वैल्यू तो 1 थी, यानी 2a आ गई, 2a मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो यहाँ 2a यानी एंटी नोड, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा एंटी नोड। तो इस तरीके से बेटा अपन लोग वेव को बनाते हुए चले जाएंगे, यहां तक बातें क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते बालक, थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लेते, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अपन लोग कर लेते हैं, देखते हैं ध्यान से। माना कि कोई अपने पास में स्ट्रिंग है, स्ट्रेस स्ट्रिंग है, 2 जगह पर क्लैंप है, ऐसे ये कोई स्ट्रेस स्ट्रिंग है और ये 2 जगह पर क्लैंप है, ऐसे 2 जगह पर क्लैंप है, ठीक है। अब ये 2 जगह पर अगर क्लैंप है और ये बोल दे रखा है स्ट्रिंग या वायर ये दे रखा है, और इसकी डेंसिटी भी दे रखी है, और वो डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज 9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये दे रखी है इसकी डेंसिटी, ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद जस्ट बोला है कि इसमें क्या है, ये जो क्लैंप है इनके बीच की जो लेंथ है वो तो 1 मीटर है, क्लैंप के बीच की लेंथ दे रखी है 1 मीटर है, और फिर इन्होंने बोल दिया है कि डेल्टा एल, इनमें जो एलोंगेशन आएगा, जो चेंज आएगा, वो चेंज जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 4.9 इंटू 10 टू द पावर -4 का। भाई यहाँ पर वाइब्रेशन दिए जा रहे होंगे, कुछ एनर्जी दी जा रही होगी, तो जिसकी वजह से लेंथ में कुछ चेंज आ रहा है, और वो लेंथ में चेंज तो है 4.9 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, इतना दे रखा है। एंग्स मॉडुलस में इसका कुछ गिवन है, और मेरे ख्याल से इसका जो एंग्स मॉडुलस दे रखा है बेटा वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है एंग्स मॉडुलस। अब देखो बेटा इसमें पूछा क्या गया, इसमें पूछा ये गया है कि हमें फाइंड आउट करना लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। अब यहाँ पर जो स्टैंडिंग वेव बनेगी, लीस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेटिंग की कंडीशन आएगी, 2 एंड पर क्लैंप है, तो वही रेजोनेटिंग कंडीशन में लीस्ट फ्रीक्वेंसी पूछी गई, तो मेरे बच्चे कहेंगे सर लीस्ट फ्रीक्वेंसी निकालना कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही लीस्ट फ्रीक्वेंसी होती थी, और वो तो होती थी b/2l। अब बच्चे कहेंगे सर l तो पता है लेकिन b तो नहीं पता है, तो कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, स्ट्रिंग में अगर हम लोग b निकालते थे, स्पीड ऑफ वेव वो तो होती थी √T/μ, वेयर म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। बच्चे कहेंगे सर ना तो अपन को t पता है और ना अपन को म्यू पता है, दोनों में से कोई भी बात अपने को नहीं पता है। अब भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये भी बड़ी आसानी से अपन लोग कैलकुलेट कर ले जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे, एंग्स मॉडुलस तो यार पता है ना, बहुत अच्छे से पता है। एंग्स मॉडुलस क्या होता था बेटा, T/A अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इधर से T की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो T आ जाएगा अपने पास में बाई इंटू डेल एल अपॉन में एल टाइम्स ऑफ A, ये तो हो गया T। मैं यहां पर अगर T की वैल्यू लिखूं तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई अपने पास में 1/2l इंटू √T। T की जगह लिखेंगे A इंटू बाई, A मीन्स एरिया ऑफ द दिस स्ट्रिंग, बाई इंटू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ L इंटू म्यू, म्यू मीन्स मास पर यूनिट लेंथ, तो इसकी जगह तो m/l लिख दिया। ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनी
1/12 अंडर रूट ऑफ ए वाई इंटू डेल्टा। मास नहीं गिवन है तो मास की जगह तो बेटा लिख सकते वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम तो होता है एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। अब एरिया की जरूरत ही नहीं पड़ी, एरिया से एरिया क्या हो गया कैंसिल। मेरे ख्याल से अब सारी बातें गिवन है, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो एफ नॉट इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 1/2L, एल की तो वैल्यू है 1 मीटर, अंडर रूट ऑफ एंग्स मॉडुलस दैट इज द 9 इंटू 10⁻³ इंटू चेंज इन लेंथ दैट इज 4.9 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन लेंथ यानी 1 और डेंसिटी रो सॉरी एंग्स मॉडुलस की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 एंड डेंसिटी इज 9 इंटू 10⁻3। मेरे ख्याल से अब यहां पर बच्चे जो है देखते हैं 9 से तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻3 से कैंसिल, 10⁻6 बचा, यहां बचेगा -2 कैंसिल आउट, -4 था, यहां बचेगा +2 मीन्स हो गया 490। तो एफ नॉट की तो वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 49 का हो गया 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो बचेगी 7/√2 हर्ट्ज। ये अपना आंसर। मेरे ख्याल से ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है अपने पास में एक न्यूमेरिकल इस तरीके से कुछ दे रखा है कि कोई वायर है, ऐसे ही दो ये रिजिड सपोर्ट है, उनके बीच में कोई वायर जो है उसे क्लैंप किया गया, फिक्स किया गया, ठीक है। उसकी लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर और फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो दे रखी है 175 हर्ट्ज। इस तरीके से उसमें वाइब्रेशन दिए गए होंगे और ये कोई वायर है, ये रहा कोई वायर, इस वायर की लेंथ है, इस वायर की लेंथ है 1.5 मीटर, ये लेंथ दे रखी 1.5 मीटर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट वो दे रखी 175 हर्ट्ज, ऐसे दे रखी 175 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि इस वायर की जो डेंसिटी है रो डेंसिटी ऑफ द वायर वो भी गिवन है एंड डेंसिटी ऑफ द वायर इज 7.8 इंटू 10⁻3 7.8 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, ये दे रखी है। अब क्या क्या पूछा समझो। पहली चीज तो यहां पर पूछती है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव, वेव की स्पीड क्या होगी पहला, ठीक है। दूसरा इसमें जैसे अगर यहाँ पर वेव आएगी तो वेव की स्पीड क्या होगी वो पूछी गई। दूसरा इन्होंने पूछा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितनी होगी इसमें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब T अपॉन में एरिया A, ठीक है, वो वैल्यू पूछती है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितनी होगी। तीसरी इन्होंने ये कहा कि अगर इसकी टेंशन 3% बढ़ा दी जाए, ठीक है, ये बोला कि अगर इसकी टेंशन जो है वो 3% बढ़ा दी जाए तो परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना आएगा ये पूछा गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखते हैं, ध्यान दो। तो सबसे पहली पूछी गई है कि यहाँ पर स्पीड कितनी होगी। दूसरी इन्होंने कहा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बताओ क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेन तो नहीं निकाल सकते जब तक एंग्स मॉडुलस नहीं होगा, स्ट्रेस क्या होगी। और तीसरी चीज इन्होंने पूछी है कि अगर, चलो वो तीसरी चीज बाद में देख लेंगे, पहले इन दो को निकाल लेते हैं, ध्यान दें, पहले तो स्पीड निकालते हैं। अगर मैं स्पीड की बात करूं बेटा तो स्पीड आ जाएगा अपने पास में b, और b तो था अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू, यहां तक बात क्लियर। वेट T इज द टेंशन एंड म्यू इज, सॉरी एक काम और कर सकता हूं, अगर मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालने में कामयाब हो जाऊं तो मेरे ख्याल से काम बन जाना चाहिए, हो जाएगा यार। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लैम्डा की वैल्यू यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात की गई तो इसका मतलब इधर तो बनेगा केवल एक लूप, और एक लूप बनेगा तो दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस थी वो तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे कि सर वो तो λ/2 थी। तो अगर ये λ/2 है तो λ/2 इक्वल टू हो गया 1.5 मीटर, यानी लैम्डा की वैल्यू तो आ गई 3 मीटर। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन है, बी की वैल्यू निकालनी है तो बी की वैल्यू तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होगी, यानी बी आ गया अपने पास में एफ नॉट यानी 175 हर्ट्ज इंटू लैम्डा मीन्स 3 मीटर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 एंड 122, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 इंटू 5 525 मीटर पर सेकेंड, ये तो स्पीड आ गई।
बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगला जो इन्होंने टर्म बेटा पूछा है वो ये पूछा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगी। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करें वो तो यार टी बाई ए होती थी। अब टी बाई ए किधर से निकाल सकते हैं यार, स्पीड आ चुकी है, ध्यान देना जरा। स्पीड v इक्वल टू तो अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू था मेरे ख्याल से। बच्चे कहेंगे बिल्कुल सर ख्याल से क्यों ऐसा था, तो v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टी, टी की जगह तो ऐसे ही रहने दो, और म्यू की जगह मास पर यूनिट लेंथ लिखा करते थे, तो मास पर यूनिट लेंथ यानी लेंथ ये ऊपर पहुंच गए, मास को तो अपन लोग लिखते थे एरिया इंटू डेंसिटी, वो वॉल्यूम, सॉरी मास को तो लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यानी टी इंटू एल, और वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो b इक्वल टू टी बाई ए इंटू म्यू, बी स्क्वायर इक्वल टू, तो टी बाई ए की तो वैल्यू आ गई यहां से बेटा, वो कितनी हो गई बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ रो, रो इज द डेंसिटी, और इसकी वैल्यू बी स्क्वायर मतलब स्पीड, और स्पीड तो आ चुकी है मेरे ख्याल से बच्चे 525 का स्क्वायर इंटू रो की वैल्यू 7.8 इंटू 10 टू द पावर 3। इसे अपन लोग सॉल्व कर लेंगे, आगे जो भी होगी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये वैल्यू बन जाएगी अपनी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट जो इन्होंने टर्म पूछा है बेटा, वो ये पूछा है कि अगर इसकी टेंशन 3% बढ़ा दी जाए तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा लेते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चे ये बात कहेंगे सर एक ही लूप हो रहा था, तो एक लूप के लिए फ्रीक्वेंसी तो अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू ऐसा था, ये थी, सॉरी। तो इन्होंने कहा कि अगर टेंशन बढ़ा दी जाए तो फ्रीक्वेंसी मैंने लेट कर ली एफ हो गई, तो ये बन जाएगी 1/2L अंडर रूट ऑफ टी डैश। टेंशन तो 3% बढ़ा दी गई ना, तो टेंशन 3% अगर बढ़ा दी गई तो इसकी जगह क्या लिखोगे, टी डैश इक्वल टू टी प्लस 3% यानी कि 0.03 टाइम्स ऑफ टी अपॉन में म्यू। अब मैं इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूं तो ये टर्म और ये टर्म पूरा कैंसिल म्यू से, तो ये म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो एफ अपॉन में एफ नॉट इक्वल टू टी प्लस 0.03 टी अपॉन में टी की पावर 1/2। बेटा 3% का चेंज कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, तो अपन लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से लगभग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वही काम करते हैं। तो एफ अपॉन एफ नॉट इक्वल टू ना, सॉरी एक काम करते हैं, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, तो एफ नॉट अपॉन एफ लिख लो इक्वल टू टी प्लस, सॉरी टी अपॉन में टी प्लस 0.03 टी की पावर 1/2। मैं यहां से टी कॉमन ले ले रहा हूं, तो बन जाएगा एफ नॉट अपॉन में एफ इक्वल टू, मैंने टी कॉमन लिया, बच गया अपने पास में 1 प्लस टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, इधर बचा 1 अपॉन में 1 प्लस 0.03 की पावर 1/2। क्या मैं इसे 1 प्लस 0.03 की पावर -1/2 लिख सकता हूँ। मेरे बच्चे कहेंगे बिल्कुल सर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, तो एफ नॉट अपॉन में एफ की तो वैल्यू आ गई 1 प्लस 0.03 की पावर माइनस का 1/2। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो -1/2 तो सामने आ जाएगा, सो एफ नॉट अपॉन एफ की तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ 0.03। अब अपने को पूछा है परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, एफ नॉट माइनस एफ अपॉन एफ नॉट, सॉरी तो उल्टा अगर करना था कोई नहीं, पहले तो एफ नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, सो एफ नॉट इक्वल टू, सॉरी एफ की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में एफ नॉट टाइम्स ऑफ एफ इक्वल टू एफ नॉट अपॉन में दिस वैल्यू यानी 1 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ 0.03। ये तो एफ की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू मेरे ख्याल से ज्यादा आएगी, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज होगा एफ माइनस एफ नॉट अपॉन में एफ नॉट, सो एफ की तो वैल्यू है एफ नॉट अपॉन में 1 माइनस 0.03/2 माइनस एफ नॉट अपॉन में एफ नॉट।
ये टर्म और ये टर्म कैंसिल इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज चेंज कर देगा। तो इसे अगर सॉल्व किया जाएगा तो मेरे ख्याल से बच्चे ये बात बनेगी 0.03, इससे सॉल्व करेंगे 0.0015, इससे माइनस किया जाएगा तो बन जाएगा अपने पास में समथिंग 1 पॉइंट समथिंग की वैल्यू बनेगी। तो 1 पॉइंट समथिंग का मतलब हो गया लगभग जो चेंज आएगा वो 1.5% का चेंज आएगा, 1.5 समथिंग। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर। आगे नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप का है कि ये कोई रिजिड सपोर्ट है, ये पुली है, इधर फिक्स है, यहां पर कोई मास है। ठीक है, और इस मास में पूछा गया यहां पर कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अगर लेंथ गिवन है। यहां वाली जो लेंथ है दैट इज 50 सेंटीमीटर, और इसकी मास पर यूनिट लेंथ भी गिवन है, या इतने का पूरा मास जो है वो है 20 ग्राम। ये दे रखा 6.4 kg। फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये तो वही कहानी हो गई कि यहाँ फिक्स है तो ये दो क्लैम्प्ड हो गए, यानी कि फिक्स एंड हो गए। तो फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यार अपन लोग को अगर निकालनी है बेटा तो क्या काम करेंगे, ध्यान दो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए पता है अपने को कि वो तो होती थी 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, म्यू होती है मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ तो यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो तो आ जाएगी मेरे ख्याल से 20 इंटू 10⁻⁴ kg में आ गया, अपॉन में लेंथ हो गई 50 इंटू 10⁻²। ये और ये टर्म कैंसिल, माइनस का 1 बचा, ये और ये टर्म कैंसिल, तो ये हो जाएगा अपने पास में 2/5 मीन्स 20/5 इंटू 10⁻², यानी कि बना 4 इंटू 10⁻² kg पर मीटर। ये बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टी की अगर बात की जाए बेटा तो टी तो होगा टेंशन टी इक्वल टू एम जी के बराबर। एम तो है यहाँ पर 6.4, जी को मैं 10 लेट कर ले रहा हूँ तो 64 हो गया। इससे अगर सॉल्व करेंगे तो एफ नॉट की तो वैल्यू आ गई 1/2 इंटू एल। एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर हो गया। इसकी वैल्यू 1 मीटर के बराबर होगी। अंडर रूट ऑफ टी 64 अपॉन में म्यू की वैल्यू 4 इंटू 10⁻²। ये कैंसिल, ये तो 16 हो गया, 10⁻² ऊपर पहुंचा प्लस का 2, तो 4 इंटू 10 यानी कि 40 हर्ट्ज। ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, अगर इसे पूछा जाता है ये बताओ भाई 11th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी या 12th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 12th ओवरटोन अगर अपन लोग निकालेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 12th ओवरटोन, तो मेरे ख्याल से वो कितनी आनी चाहिए। 12th ओवरटोन है, हार्मोनिक नहीं है। हार्मोनिक तो होती तो अपन लोग क्या लिखते हैं, जो भी जितने भी हार्मोनिक होते हैं उसका नंबर लिखते हैं इनटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओवरटोन में क्या करते हैं, ओवरटोन का मतलब अगली वाली, उससे नेक्स्ट वाली पूछे, यानी n+1 टाइम्स ऑफ एफ नॉट, तो यानी कि 13 एफ नॉट होनी चाहिए। तो 13 इंटू 40 लिख देंगे जाकर के, वो बनेगी 680 हर्ट्ज। ये आ गया। तो मेरे ख्याल से ये भी बात क्लियर हो गई होगी। एक और न्यूमेरिकल बेटा देखते हैं कि किस तरीके से ध्यान देते हैं। मान लो कि इस तरीके से एक ये कोई पुली है, एक ये कोई पुली है, इसके ऊपर ये स्ट्रिंग ऐसे गई है, इधर की तरफ मास है वो 9 ग्राम का है, इधर की तरफ भी मास जो है वो 9 ग्राम का है। यहां वाली जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद मैं ये बोले दे रहा हूं कि इसमें मास पर यूनिट लेंथ कुछ भी लेट कर लेते हैं। मैंने लेट कर लिया, मास पर यूनिट लेंथ है 10 ग्राम पर मीटर। ये देखा मास पर यूनिट लेंथ। अगर इसके बीच में 2 लूप बन रहे हैं,
अगर इसके बीच में क्या बन रहा है बेटा, दो लूप बन रहे हैं, देन अगर इसके बीच में दो लूप बन रहे हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड ओवरटोन फाइंड आउट करनी है। अगर इसके बीच में दो लूप बन रहे हैं देन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड ओवरटोन। कोई यार दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर निकालते थे तो वो तो बेटा होती थी 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, लेकिन तब जब एक लूप बनता था, यहां पर तो यार दो लूप बन रहे तो 2/12 लिखेंगे, तो ये बन जाएगी अपने पास में 2/12, 2 इंटू एल की वैल्यू तो 1.5 इंटू अंडर रूट ऑफ टी। टी तो यहाँ पर टेंशन जो होगी वो किसके, mg के बराबर होगी, तो ये तो 90 हो गया, 9 ग्राम नहीं है बेटा, 9 kg है, सॉरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 90, तो टी की वैल्यू हो गई 90। मास पर यूनिट लेंथ अगर यहाँ से अपन लोग कैलकुलेट करेंगे तो मास तो हो गया 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन में 1.5 मीन्स 3/2, 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू 10 की पावर -2, तो ये हो गया 2/3 इंटू 10 टू दी पावर -2, ऊपर पहुंचेगा 10 टू दी पावर प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये बन गया एफ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में 1.5 इंटू अंडर रूट ऑफ 90 इंटू 2 यानी 9000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। इसे अगर अपन लोग और सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इक्वल टू 2/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू 9000 की अगर बात की जाएगी तो 3 तो बाहर आ जाएगा और 10 भी बाहर आ जाएगा, √10 बचेगा, √10 को तो 2 इंटू 5 अपन लोग लिख सकते हैं, 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा हो जाएगा 15, तो बना अपने पास में 2/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 30, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 10 हो गया तो ये वैल्यू आ गई 20√15। ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा कि अपन को फाइंड आउट करने थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन का मतलब हो गया फोर्थ हार्मोनिक, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्थ हार्मोनिक इज 4f0, और 4f0 को तो लिखेंगे 4 इंटू f0 की वैल्यू है 20 इंटू अंडर रूट ऑफ 15, इसे सॉल्व करेंगे तो 80 अंडर रूट ऑफ 15 हर्ट्ज। तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये भी बात समझ में आ गई होगी। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा ध्यान से, लास्ट देखो। मान लो कि बेटा इस तरीके से अपने पास में कोई मासलेस, ये एल लेंथ की, ये अपने पास में रिजिड सपोर्ट है, इससे दो स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, आइडेंटिकल स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग से कोई एक रॉड ऐसे जुड़ी हुई है, ये बेटा न्यूमेरिकल एडवांस में आया हुआ कभी, इस रॉड की लेंथ है एल, ठीक है, और कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं इसमें जिनकी वजह से यहां वेव आ रही है, तो दो क्लैंप इसमें रॉड में दो क्लैंप एंड हो गए, इस पर वेव चल रही है, और इधर पर मास को दे रखा है m, जिसकी यहां से डिस्टेंस है बेटा x, और ये वाली डिस्टेंस तो हो गई l माइनस x। इधर एक वायर में, ये वायर 1 है, यहां पर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 2f आ रही है, और इधर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, f आ रही है। देन हमें कैलकुलेट बेटा इसमें करनी है, कैलकुलेट x, फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं आया था, ये तो पूरा मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है न्यूमेरिकल, तो अपन लोग देख लेते हैं इससे कि क्या बनेगा, समझो जरा बेटा। अगर अपन लोग बात करें, ध्यान दो, तो इसमें एक तो नीचे की तरफ देखो, सारे फोर्सेस देख लेते हैं, तो एक फोर्स यहां पर नीचे की तरफ लगेगा mg, इधर की तरफ लगेगी T1 टेंशन, और इधर की तरफ लगेगी टेंशन T2। मैंने टेंशन अलग अलग इसलिए रखी क्योंकि ये रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों इक्विलिब्रियम है। अगर ये बिल्कुल बीचों बीच होती, दोनों टेंशन बराबर होती, क्योंकि तब रोटेशनल इक्विलिब्रियम फॉलो करता भी। लेकिन अगर ये इस तरफ है, मान लो x कम है, तो टॉर्क तो बैलेंस करना चाहिए ना, R क्रॉस F, इसकी वजह से इधर टॉर्क आएगा और इसकी वजह से तो इधर टॉर्क आएगा, और घूम तो रही नहीं है ऐसे, तो नेट टॉर्क 0 होने के लिए डिस्टेंस कम है, तो ये टेंशन की वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए, तो अलग अलग टेंशन होगी। तो पहले तो हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो उसमें T1 प्लस T2, इसकी वैल्यू तो आ गई mg के बराबर, एक इक्वेशन। दूसरी रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर देखेंगे तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो इसकी वजह से टॉर्क के बराबर होना चाहिए, अगर मैं mg को ही टर्म कुछ मान लूं। लेकिन ना, एक काम करते हैं, अपन लोग इसके अबाउट टॉर्क निकाल लेते हैं, T1 के अबाउट। तो T1 के अबाउट अगर टॉर्क निकालेंगे, ध्यान देना बालक,
तो mg की वजह से एक तो आएगा तो mg इंटू एक्स प्लस T2 इंटू एल। तो T1 की वजह से जो टॉर्क आएगा वो आ जाएगा T2 इंटू एल इक्वल टू mg इंटू एक्स, यानी T2 की तो वैल्यू आ गई अपने पास में mg इंटू एक्स वाई एल सेकेंड। इस T2 की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में अगर अपन लोग पुट करेंगे तो बन जाएगा अपने पास में T1 प्लस T2 की जगह लिखा अपन लोगों ने mg टाइम्स ऑफ एक्स वाई एल इक्वल टू mg, यानी T1 की तो वैल्यू आ गई अपने पास में mg माइनस mg टाइम्स ऑफ एक्स वाई एल, और इधर से mg तो कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू बन गई 1 माइनस एक्स वाई एल, ये हो गई T1 की वैल्यू। अब अगर अपन लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, ध्यान देना बेटा, तो फ्रीक्वेंसी निकालना मेरे ख्याल में बहुत बड़ा टास्क अब रह नहीं गया। तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी मैंने लेट कर ली f1 है, और f1 की वैल्यू तो आनी चाहिए अंडर रूट ऑफ T1 बाई म्यू। मैंने कहा आइडेंटिकल है तो मास पर यूनिट लेंथ तो दोनों में सेम होगी, और ऐसे ही f2 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ T2 बाई म्यू। मेरे बच्चे कहेंगे सर इन्हें डिवाइड कर दो, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो f1 अपॉन f2 की तो वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन में T2। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, जरा मैं इनका स्क्वायर कर दूं, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो बन गया f1 अपॉन में f2 का होल स्क्वायर इक्वल टू T1 अपॉन में T2। अब बच्चों से मैं ये पूछूं कि बच्चे बताना f1 क्या था, तो बच्चे बोलेंगे सर f1 तो 2f है और f2 तो f है, तो f1 की जगह 2f लिखेंगे, यानी ये हो गया 2f, और f2 की जगह तो f लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया। और ऐसे ही मैंने कहा T1 और T2 क्या है, बच्चे बोलेंगे कि सर T1 और T2 दोनों की वैल्यू अपन लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। T1 तो mg टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स वाई एल था, और T2 mg टाइम्स ऑफ एक्स वाई एल है। तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो T1 की जगह पर mg टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स वाई एल इक्वल टू T2 की वैल्यू तो mg टाइम्स ऑफ एक्स वाई एल। मैंने mg से तो mg को उड़ा दिया, f से f को उड़ा दिया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई एल अपॉन में एक्स वाई एल। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई एल इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई एल। ये इधर पहुंचेगा तो 5 टाइम्स ऑफ एक्स वाई एल इक्वल टू 1, सो 5x इक्वल टू बन गया l, सो x की वैल्यू l बाई 5। लगभग यही सेम डेटा था बेटा, आंसर यही आ रहा था, जेईई एडवांस में कभी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरे ख्याल से जो वेव ऑन वाइब्रेशंस ऑन द क्लैम्प्ड स्ट्रिंग थे वो बातें पकड़ में आ गई होंगी, उनके बेसिक्स क्या थे। तो आगे जो है हम लोग इसमें कुछ मेल्ड एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। मेल्ड एक्सपेरिमेंट हो गया, सोनोमीटर हो गया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।